अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस चैप्टर के ऊपर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। चैप्टर का नाम भी आप लिख लीजिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिसे हम ज़हनी नशोनुमा कहते हैं उर्दू के अंदर, इस चैप्टर में जो अहम थ्योरीज हैं, जो ख़ास तौर पर मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, उसमें सबसे पहला नाम जैन पियाजे का नाम आता है। इनके बारे में, इनकी साइकोलॉजी थ्योरी हमको देखना है। सबसे पहले जो चीज़ें हमको बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी डिटेल इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगी। हमने ब्रीफ समरी को लेकर यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश हम लोग यहाँ पर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैन पैजेट जो है वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। स्विस का मतलब होता है स्विट्जरलैंड वाले। आगे भी जो साइकोलॉजिस्ट आएंगे उनके कंट्री के नाम आपको बताए जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है, ये आमतौर पर कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन से कहाँ के साइंटिस्ट थे या फिर कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट थे। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट जैन पियाजे वाज स्विस साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, और इनके बारे में जो मशहूर चीज़ें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैन पियाजे को ही फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों के नफ्सियात के बाबा आदम या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर। ठीक है, अब हमने देखे हैं गुज़िश्ता सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो बिहेवियरिस्ट कहलाते हैं, किरदारियत पसंद। कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाते हैं। तो जैन पैजे का जो शुमार है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट में होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। कंस्ट्रक्टिविस्ट उसे कहते हैं जो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कैसा होता है, क्या होता है, हर माहिर नफ्सियात ने अलग अलग तरीके से अपने नुकात पेश किए हैं। जैन पैजे कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कैसा होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इस तरह होगा कि बच्चा खुद अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करेगा, यानी कि इट इज चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। ये चाइल्ड सेंटर्ड हैं, तुफल मरकूज हैं, तालिब इल्म मरकूज इनका नजरिया है कि बच्चा खुद अपने इल्म की तामीर करेगा। जैन पैजे बिलीव इन द इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय स्टूडेंट। बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी आउटर सोर्स के बच्चे के अंदर खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है। वो खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है विद देयर एक्सपीरियंस, विद देयर थिंकिंग, विद देयर हैबिट्स एंड डे टू डे लाइफ। ठीक, अब और कौन सी चीजें हैं जो जैन पैजे ने खास तौर पर फोकस की। तो जैन पैजे कहते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर जो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो एक है फिजिकल इन्वायरमेंट और दूसरा है बायोलॉजिकल एबिलिटीज। फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि हमारे अतराफ का माहौल जिसमें हमारे पेरेंट्स, नेबर्स, टीचर्स, स्कूल, कलीग, ये तमाम तर चीजें फिजिकल इन्वायरमेंट में शामिल होती है। दूसरी चीज जो बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर असर करेगी, फोकस करेगी, दूसरी चीज जो है वो है बायोलॉजिकल एबिलिटीज वी इनहेरिट फ्रॉम द हेरिडिटी एंड समवेयर। वो तमाम तर चीजें बायोलॉजिकल, हयातियाती हमारी सलाहियतें, हमारे जिस्म में खुद ब खुद आने वाली जो सलाहियतें जो ख़ास तौर पर हम कहीं से सीखते हैं या फिर हमें विरसे में मिलती है हेरिडिटी की वजह से, ये दो चीज़ें जैन पैजे ने बताई है कि बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के खास तौर पर
असरअंदाज होती है, बहुत ज़्यादा असर करती है। नंबर एक फिजिकल इन्वायरमेंट और दूसरी है बायोलॉजिकल एबिलिटीज कम्स फ्रॉम द हेरिडिटी। अब ये दो चीज़ों के बाद खास तौर पे ये देखने को मिलता है कि ही इग्नोर द सोशल एस्पेक्ट। सोशल जो कॉन्टैक्ट्स होंगे या फिर समाजी तरक्की के बारे में जैन पेजे ने कोई ज़्यादा कुछ मालूमात हमको नहीं दी। ये उनका एक ड्रॉबैक है। उन्होंने कहा कि खुद से डेवलप करेगा अपनी फिजिकल एबिलिटी के साथ, अपनी बायोलॉजिकल एबिलिटीज के साथ, ठीक है, और एनवायरनमेंट उसके ऊपर असर करेंगे। लेकिन सोशल उसके डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर जैन पेजे ने किसी किस्म का कोई तस्करा नहीं किया। इट इज अ डीमेरिट ऑफ जैन पेजे। ठीक। और कौन कौन सी चीजें हैं जो जैन पेजे ने खास तौर पर अपने थ्योरी के अंदर पेश की हैं, कौन कौन से तस्वुरात हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। हमने शुरुआत में कहा कि जैन पेजे वाज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट। अभी हमने देखे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी इल्म की तामीर करता है बच्चा खुद ब खुद। इल्म की तामीर कैसे करेगा? तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो है स्कीमा। आपने डीएड में और बीएड में भी इस चीज को बारहा देखा होगा। महाटीईटी के अंदर भी खास तौर पे इस नजरिए को काफी अहमियत हासिल है। तो ये दोनों भी एग्जाम में आपको इंशाल्लाह काम आएगा, महाटेट में भी और सीटेट के अंदर भी। तो हम एक के बाद एक दीगर इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। स्कीमा क्या है? ठीक है, स्कीमा अगर मैं उर्दू में कहूं तो मान लीजिए कि एक बच्चा है, नौमौलूद बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है दिन ब दिन, और अपने आंखों से, अपने सेंस ऑर्गन से, अपने वालिदैन से, अपने भाई बहनों से मुख्तलिफ चीज़ों के नाम, मुख्तलिफ मालूमात, ऑब्जेक्ट्स की चीज़ें, बहुत सेट ऑफ पैटर्न्स, कैटेगरीज, रिलेशनशिप, डिवाइसेस, बहुत सारी मालूमात को बच्चा क्या करता है अपने वोकैबलरी के अंदर, अपने माइंड के अंदर सेव करता चला जाता है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि बहुत सारे तस्वुरात का खाका, बहुत सारे तस्वुरात का ये मजमुआ होता है। नंबर ऑफ थिंग्स बच्चे के माइंड में होते हैं। ठीक है, वो डिस्टिंग्विश नहीं होते, सेट ऑफ पैटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बुक्स आ गए, उसके अंदर बच्चे को इतना समझ में आता है कि ये बुक्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारी हमारे घर में जो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, डिवाइसेस हैं, घर के आलात हैं, मोनोमेंट्स हैं, बहुत सारी एटसेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्कीमा यानी कि तस्वुराती खाका, वोकैबलरी बच्चे के जहन में बैठ जाती हैं। वो तमाम तस्वुरात का खाका स्कीमा कहलाता है। ठीक है, और अगर इंग्लिश में अगर हम समझने के लिए कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का बतरतीब मजमुआ क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। इसके अंदर और क्या होते हैं? सेट ऑफ पैटर्न्स होते हैं, सेट ऑफ पैटर्न्स बच्चे के माइंड में होते हैं, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये तमाम तर चीजें, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा अगर आपके घर में, आप जिस रूम में अगर आप बैठे हैं तो वो एक आपका स्कीमा का दायरा है, खाका है। उस रूम में जहां पर आप बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें होंगी, चेयर्स होंगे, सेट ऑफ चेयर्स होंगे, सेट ऑफ लाइट्स होंगे, मोर देन अगर फैंस है तो सेट ऑफ फैंस होंगे, क्लोथ्स होंगे, बहुत सारी चीज होंगे। तो ये बच्चे के जहन का एक खाका होता है तस्वुराती, जिसे हम स्कीमा कहते हैं। समझ में आया स्कीमा किसे कहते हैं? अब यहां से इल्म की तामीर शुरू होगी। एक वोकैबुलरी उसके पास आ गई माइंड में, एक बहुत सारी चीजों का पैटर्न्स उसके दिमाग में आ गया, नामों का, चीजों का। अब जो है तो यहां से इल्म की तामीर होगी। कैसे होगी हम आगे देखेंगे। स्कीमा समझ में आया जी। स्कीमा के बाद जो चीज आती है बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर, ये तमाम चीजें हम पेजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस में कह सकते हैं, ये कंसेप्ट में देख सकते हैं। स्टेजेस अगर हम इसको ना भी माने तो ये कंसेप्ट है पेजे के कि स्कीमा क्या है। उसके बाद आता है असिमिलेशन। ठीक है, असिमिलेशन को अगर आप शॉर्ट में याद रखना है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, एसिमुलेशन इस प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? जो इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में, जी कोई कुछ कह रहा है जी,
असिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन उसके स्कीमा में है, उसमें उसी स्कीमा के अंदर न्यू इंफॉर्मेशन बच्चा ऐड कर रहा है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज assimilation. The process of incorporating new information into the schema. ठीक है, स्कीमा के अंदर कोई नई मालूमात इजाफी ऐड करना क्या कहलाता है? असिमिलेशन कहलाता है. हम इसकी मिसालें भी आपको देंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको ये तमाम तर चीजें आसानी से समझ में आए. बस आपको इतना याद रखना है, असिमिलेशन क्या है? एडिंग अ न्यू इंफॉर्मेशन इन स्कीमा. समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट अकोमोडेशन. अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन इज रिलेटेड टू द असिमिलेशन. अकोमोडेशन जो है वो असिमिलेशन से रिलेटेड है. अब देखिए, अब ये तीनों भी स्टेप को, ये तीनों भी चीजों को हम आपको समझाने के लिए एक मिसाल देते हैं. ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि बच्चे के अंदर बहुत सारे तस्वुरात के खाका या वोकैबुलरी, सेट ऑफ पैटर्न्स, सेट ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्ट्स स्कीमा कहलाते हैं. तो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है जिसमें आप बच्चे को बता दिए हैं, इंफॉर्मेशन दिए हैं कि जंगल के बारे में आप इंफॉर्मेशन दी हैं बच्चों को. ठीक है, एक बच्चा है छोटा सा प्री प्राइमरी का, उसको आप जो है फॉरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. फॉरेस्ट के साथ साथ उसमें एनिमल्स के बारे में भी आप बच्चों को बता रहे हैं. ठीक है, बर्ड्स के बारे में भी बता रहे हैं. दीज आर द सेट ऑफ एनिमल्स, सेट ऑफ birds, set of trees, set of plants. These are the information the students are getting in the process of schema. ठीक है, आपने टीचर ने उसको तमाम चीजें समझा दी हैं. अब ये बहुत सारी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में बैठ गया. साथ ही साथ आपने चलते चलते फॉरेस्ट के अंदर आपने टाइगर का जिक्र किया कि टाइगर इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट. टाइगर जो है वो शेर फॉरेस्ट का राजा होता है. उसके 4 पैर होते हैं, उसके पैरों में बड़े बड़े नाखून होते हैं. ठीक है, इस तरह की चीजें आपने बता दी बच्चे को. और उसके चेहरे पर बड़े बड़े मूछें होती हैं, बाल होते हैं, और वो उसके जिस्म पर पट्टे होते हैं, दुम होती हैं. इस तरह का स्ट्रक्चर बच्चों को आपने बता दिए. ठीक है, तो आप बच्चे ने दीगर एनिमल्स का जो सेट था उसके अंदर टाइगर को भी ऐड कर दिया. बट उसके बाद क्या होता है कि कभी ऐसा होता है, स्कीमा का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद बच्चे ने घर पर एक कैट देख लिया. ठीक है, कैट देख लिया. जैसे ही बच्चा कैट को देखता है तो बच्चा उसको टाइगर पुकारता है. क्यों हुआ ऐसा तबस्सुम मैडम? मिसबा मैडम, बच्चे ने कैट देखते ही जी जी जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. दैट्स अ पॉइंट. तो आपकी एक नई इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में ऐड हो गई कि वो ये टाइगर नहीं है, क्या है, ये कैट है. ठीक है, जैसे आप बच्चे ने उसको टाइगर पुकारा कैट को, तो उसके पेरेंट्स ने बताया कि बेटे ये टाइगर नहीं ही है, ये तो कैट है. ठीक है, इट इज द न्यू इंफॉर्मेशन जस्ट गेटिंग बाय द स्टूडेंट बाय वॉचिंग द कैट, बाय लुकिंग द कैट. ठीक है, जैसे बच्चे ने उसको कैट को देखा तो समझ में आ गया कि न्यू जस्ट, अब कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ, कोई करेक्शन नहीं हुआ, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ. इंफॉर्मेशन जस्ट न्यू इंफॉर्मेशन ऐड हुई कि ये कैट है. ठीक है, वो वाली भी इंफॉर्मेशन स्कीमा में सेव है टाइगर के बारे में, और नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई कि ये कैट है. अब नेक्स्ट स्टेज, आपने स्कीमा समझ में आ गया, असिमुलेशन भी समझ में आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो अकोमोडेशन की है. अब अकोमोडेशन, इसी एग्जांपल को लेकर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे. अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन इज एन एडजस्टमेंट. अकोमोडेशन क्या है? एक एडजस्टमेंट है, मैनिपुलेशन है, इनकॉर्पोरेशन है. किस चीज का? जो इंफॉर्मेशन उसको मिली है उस इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने का काम है, उस इंफॉर्मेशन को दुरुस्त करने का काम है. कि अच्छा, मतलब साइमल्टेनियसली असिमुलेशन और अकोमोडेशन दोनों भी एक साथ होते हैं. असिमुलेशन न्यू इंफॉर्मेशन लेता है, अकोमोडेशन उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है? दुरुस्त करता है.
मिसबा समझ में आ रहा है क्या? क्लास में है अकदस मैडम? ओके। असिमुलेशन और अकोमोडेशन दोनों भी साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। Assimilation, getting the new information. Accommodation, correcting the new information with existing information provided in the schema. समझ में आ रहा है? अब उसने क्या करेगा, अकोमोडेशन में क्या करेगा स्टूडेंट? अकोमोडेशन में अब ये टाइगर और कैट का जो डिफरेंशिएशन है उसको दुरुस्त करेगा। कैसे दुरुस्त करेगा कि कैट छोटी होती है और ये पेट एनिमल है, टाइगर ये बहुत बड़ा होता है, पावरफुल होता है और ये आमतौर पर फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये जो इंफॉर्मेशन है कि वो साबिका नॉलेज को, प्रीवियस नॉलेज को नई इंफॉर्मेशन के साथ मैनिपुलेट करेगा, अकोमोडेट करेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन। समझ में आया? और ये दोनों भी चीजें हैं। हम जानते हैं कि साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं या आप साइंस पढ़ाते हैं तो आपको पता होगा कि माहौल के मुताबिक हम बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, सर्दी है तो हम सर्दी के अंदर गर्म चीजें हम इख्तियार करते हैं, गर्मी है तो हम कॉटन के क्लोथ्स ये तमाम ह्यूमन बीइंग के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेशन है। तो दिस प्रोसेस असिमुलेशन और अकोमोडेशन भी एक तरह का अडेप्टेशन है। ये दोनों को मिलाकर अडेप्टेशन कहा जाता है। यानी कि उसने दुरुस्त कर दिया न्यू इन्फॉर्मेशन को, पुरानी इंफॉर्मेशन को न्यू इन्फॉर्मेशन में उसने दुरुस्त कर लिया, अडेप्ट कर लिया। तो असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन बोथ ऑफ देम कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज अडेप्टेशन। समझ में आ गया? इसी के साथ साथ जो जो प्रोसेस हुआ असिमुलेशन के अंदर और अकोमोडेशन के अंदर भी, ये दोनों चीजों के अंदर एक छोटी छोटी दो चीजें छुपी हुई हैं। वो छुपी हुई चीजों को भी हम आपको यहीं पर बताएंगे। वो है इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंसिंग, करेक्टिंग, करेक्टिंग द नॉलेज, एडजस्टिंग द नॉलेज। वही काम जो उसने अकोमोडेशन में किया। ठीक है, कैट की और टाइगर की इंफॉर्मेशन को बैलेंस करना, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। और इसी के साथ दूसरा एक कंसेप्ट है जो छुपा हुआ इसके अंदर, जो प्रोसेस में होता है, उसका नाम है डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अनबैलेंसनेस। समझ में आ गया? उसने जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी बच्चे को, कैट को उसने क्या समझ लिया था? टाइगर समझ लिया था। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग का जो प्रोसेस है, जो मिस इन्फॉर्मेशन का है, मैनिपुलेशन का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसइक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद ये कंसेप्ट थे, मेजर कंसेप्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जो खास तौर पर पूछे जाते हैं। स्कीमा क्या है उसके बारे में भी सवाल आते हैं। असिमुलेशन क्या है उसके बारे में भी सीटेट में कई मरतबा सवाल पूछे जाते हैं। अकोमोडेशन के बारे में भी टेक्सचुअल जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ की शक्ल में 2-3 लाइन में सवाल पूछा जाता है। तो आपको ये समझना होता है कि ये कौन सा प्रोसेस है, अकोमोडेशन है, रिवर्सिबिलिटी है, इक्विलिब्रियम है, डिसइक्विलिब्रियम है। ये एग्जाम्पल के जरिए भी वो पूछा जा सकता है। और आगे कंसेप्ट है, इंशाल्लाह हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। नेक्स्ट है, आपको देखना है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये पूरे स्टेजेस प्याजे ने ही बताए हैं, मुख्तलिफ किताबों में आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं नुकात के मद्देनज़र आपको पढ़ने को मौका मिलेगा। हमने समरी के तौर पर अहम अहम नुकात आपके सामने पेश किए हैं। डिटेल में आप बुक में से पढ़ सकते हैं। कंसेप्ट समझ लीजिए, प्रिपरेशन आपको खुद करना है ताकि आपके बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पैजे के बारे में। हम देख रहे हैं पैजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कौन से स्टेजेस बताए हैं। तो आप मेनली अगर आपको याद रखना है तो आपकी नोटबुक पर 2 चीजें बना लीजिए ट्री डायग्राम। नंबर 1 है
सेंसरी मोटर जो आपको यहां पर राइट में नजर आ रहा है, सेंसरी मोटर स्टेज, और दूसरा है ऑपरेशनल स्टेज। आगे आएगा ऑपरेशनल स्टेज। इस तरह का ट्री डायग्राम आप बना के रखिए ताकि आपको पियाजे की पूरी थ्योरी आपको आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले है सेंसरी मोटर स्टेज। नाम से खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। सीडीपी के फर्स्ट चैप्टर, जी, अगर सभी को हो रही है तो प्रॉब्लम है, अगर किसी एक को हो रही है तो वो अपना लोकेशन चेंज करके देखिए, आपका नेटवर्क सीधा हो जाएगा। मेरे पास नेट, जी, सभी को हो रहा है। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजे ने जो सबसे पहली स्टेज बताई है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसमें बच्चे की उम्र 0 से 2 साल यानी बर्थ से लेकर 2 साल तक बच्चे इसके अंदर शामिल होंगे। ये स्टेजेस हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जहनी नशोनुमा के, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के। ठीक है, तो यहां पर आप हेडिंग देख रहे हैं कि सेंसरी मोटर ऑर्गन। सेंसरी मोटर ऑर्गन, सेंसरी मोटर स्टेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसमें पूरा डेवलपमेंट किस चीज के जरिए होता है। तो हम याद रखने के लिए याद रखें कि जो सबसे हेडिंग है सेंसरी मोटर, उसमें आप इस चीज से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे सेंसेस आर द टीचर्स। बच्चे किस चीज से सीखेंगे, अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तो वो सेंस से करेंगे, सेंसेस से करेंगे, अपने हिस्से आजा के जरिए करेंगे। ठीक है, इसकी उम्र 0 से लेकर 2 साल तक होती है। सेंस ऑर्गन के जरिए सीखते हैं, और इसके अंदर की पॉइंट जो याद रखना है कि तुलबा, स्टूडेंट जो है वो हिस्सी आजा इनके मौलिम होते हैं। सेंसेस आर द टीचर्स इन दिस स्टेज, और इस स्टेज की उम्र है 0 से लेके 2 ईयर्स तक। ठीक, उसके बाद और क्या खास बात है इस स्टेज के अंदर, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर जो चीज हमें बच्चों के अंदर नजर आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, वो चीज है इमिटेटिव बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। इमिटेटिव का, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, कि बच्चे क्या करते हैं, अपने आइडियल, अपने मॉडल की इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं। ठीक है, आप जैसा बैठेंगे बच्चे वैसे बैठेंगे, आप जैसे खाना खाएंगे बच्चे वैसे खाना खाएंगे, आप जैसे बात करेंगे बच्चे वैसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। दीज आर, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इमिटेटिव बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। नकल करते हैं बच्चे हर चीज की। ठीक है, नेक्स्ट है इसी स्टेज के अंदर, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है आउट ऑफ माइंड डज नॉट अप्लाई एनी मोर। दिमाग के बाहर की चीजें इनको कुछ नहीं समझती। सर्दी, गर्मी, आग, ये तमाम तर चीजें सेंस ऑर्गन के जरिए सीखते हैं, लेकिन अच्छा बुरा, आउट ऑफ माइंड जितनी भी चीजें होती हैं वो बच्चों के समझ में कुछ नहीं आता। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस उसे कहते हैं। आउट ऑफ साइट आमतौर पर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में आपको इतनी चीजें याद रखना है कि बच्चे के अंदर उसके सेंसेस, उसके टीचर होते हैं। बच्चा सेंस ऑर्गन के जरिए सीखता है, ज्यादा से ज्यादा सीखता है, तजुर्बात के जरिए सीखता है, एक्सपीरियंस के जरिए सीखता है। बच्चे अपने फैमिली मेंबर्स, अपने टीम, जो कोई भी उसके इन्वायरमेंट में होंगे, उनकी इमिटेशन करता है, उनकी नकल करता है। हर काम को वो मॉडल समझता है, सामने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसके फैमिली मेंबर को। और तीसरा है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड डज नॉट अप्लाई एनी मोर। दिमाग के बाहर की चीजें बच्चों को कुछ समझ में नहीं आती। ये बहुत इन्फ्लुएंसी का पीरियड होता है। ठीक है, समझ में आ गया। हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, इन्फ्लुएंसी के अंदर इन चीजों को देखे। वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही स्टेजेस, वही बच्चे की तमाम तर कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें भी शामिल है। नेक्स्ट जो स्टेज है, पहली स्टेज आपने सेंसरी मोटर स्टेज देख ली है। दूसरी स्टेज है आपके लिए प्री ऑपरेशनल स्टेज। हमने आपसे कहा था कि आप ट्री डायग्राम बना लीजिए इस तरह का, एक में आप लिखेंगे सेंसरी और दूसरे के अंदर लिखेंगे ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है,
उन ऑपरेशनल स्टेज में दो चीजें हैं, एक है प्री ऑपरेशनल स्टेज और दूसरा है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ऑपरेशनल में दो है, एक प्री ऑपरेशनल और दूसरा है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो हम अभी आपके सामने देख रहे हैं प्री ऑपरेशनल। आमतौर पर हम देखते हैं कि ऑपरेशनल जो वर्ड है उसका मानी होता है प्रोसेस। ऑपरेशनल यानी प्रोसेस, ये एक मेंटल प्रोसेस है, ये एक जहनी काम है। ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी उम्र 2 से लेकर 6 साल तक होती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड यानी प्री स्कूल एज है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इस एज की खास बातें क्या होती है कि नो लॉजिकल रीजनिंग, बच्चे के अंदर लॉजिकल रीजनिंग कुछ भी नहीं होती इस स्टेज के अंदर। यानी कि वो अच्छा बुरा क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन चीजों का बच्चा अंदाजा नहीं लगा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग नहीं कर सकता। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या है? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं कि अनदर ग्रेट एग्जांपल हम दे सकते हैं कि चाइल्ड हियर्स अ डॉग बार्क एंड देन सीज अ ट्रेन अराइव, ही कंक्लूड्स दैट द ट्रेन कम्स बिकॉज द डॉग बार्क्स। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 2 to 7 years of age। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बच्चों के अंदर इस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, याद रखना है आपको, नहीं होती। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है क्या जो बच्चों के अंदर नजर नहीं आती इस उम्र में? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग वो चीज है कि किसी भी इलॉजिकल चीज को इलॉजिकल चीज से जोड़ना। यहाँ पर एग्जांपल हमने आपके सामने रखा है कि एक बच्चा जो है डॉग बार्क को सुनता है, कुत्तों के भौंकने की आवाज को सुनता है, उतने में ट्रेन आती है, तो बच्चा एक इलॉजिकल कंक्लूजन ये लगाता है कि डॉग के बार्क करने से ही ट्रेन आई है, जबकि दोनों के अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इसे कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर नहीं है। समझ में आया ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या है? आगे बढ़े। इसी प्री ऑपरेशनल स्टेज की और खास बात यह है कि इस स्टेज के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टेस्ट होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के लैंग्वेज के अंदर हमने देखा है, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर हमने देखा था कि अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से लेकर 6 साल तक की उम्र के स्टेज है, वहां पर जबान की तरक्की तेजी से होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट तेजी से होता है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी जबान का जो डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हाईली फास्टेस्ट होता है, बेहतरीन तरीके से होता है। इस उम्र में जो भी जुबान बच्चे के कानों पर पड़ेगी, बच्चा जो कुछ भी जुबान सीखेगा, वही जुबान को वो बेहतरीन तरीके से सीखता है, फिर वो जुबान किसी भी जुबान की हो, अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी हो। ठीक है। इसी स्टेज के अंदर बच्चा पहले सोचता है और उसके बाद बोलता है, यानी कि सोचते वक्त भी वो लैंग्वेज में सोचता है। फर्स्टली थिंक्स एंड देन स्पीक। किस जुबान में, जिस जुबान में बच्चा बोलने वाला है उसी जुबान में बच्चा सोचता है। ठीक है। उसे हम कहेंगे, इस तरह याद रखेंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में सोचता है और पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करता है। ठीक है। और खास बात क्या है प्री ऑपरेशनल स्टेज की? इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चों के अंदर। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती, माफ कीजिएगा, इरिवर्सिबिलिटी आपको याद रखना है कि बच्चों के अंदर नहीं होती। इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती मतलब हमको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि इरिवर्सिबिलिटी है क्या, और इस बात को भी आप फोकस में रखिए कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बहुत सारी चीजें बच्चों के अंदर नहीं होती। ये बस अर्ली चाइल्डहुड है बच्चे का, 2 से 6 साल तक का, बहुत सारी चीजें नहीं होती है। क्या होती है वो याद रखना है, क्या नहीं होती है वो भी याद रखना है। ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें बच्चा काम करना शुरू करता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, देखा हमने, और बहुत सारी चीजें नहीं होती। कौन कौन सी चीजें नहीं होती वो हम बता रहे हैं आपके। लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टेस्ट होगा, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग नहीं होती है बच्चों के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती है बच्चों के अंदर। ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती। इरिवर्सिबिलिटी क्या है? इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज का, उसकी हालतों की जो तब्दीली होती है, स्टेट ऑफ चेंज होता है, किसी भी चीज का स्टेट चेंज होता है तो बच्चे को समझ में नहीं आता। इसके एग्जाम्पल हम इस तरह दे सकते हैं कि अगर आप प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 2 से 6 साल तक का कोई बच्चा है
और आपने उसको आइसक्रीम दे दी, ठीक है, गर्मा का मौसम है और आइसक्रीम क्या हो गया, पिघलने शुरू हो गया और वो गिरना शुरू हो गया या खत्म हो गया, तो बच्चा क्या करता है, रोने लगता है और कहता है कि ये आइसक्रीम आपने ही खाया है। मम्मी की तरफ देखता है कि मेरा आइसक्रीम कहाँ गया, वो मम्मी के ऊपर इल्जाम देता है कि आपने मेरा आइसक्रीम खा लिया। यानी कि उस बच्चे को इस बात का एहसास नहीं होता है कि जो आइसक्रीम है वो पहले सॉलिड स्टेट में था, बाद में वो लिक्विड होकर गिर गया, ठीक है। यानी कि चेंज ऑफ स्टेट लैंग्वेज स्टेट जो है बच्चे को समझ में नहीं आती। इसी तरह किसी चीज का जल जाना है, उड़ जाना है, या पानी का बर्फ बनना है, बर्फ का पानी बनना है, पानी का भाप बनकर उड़ जाना है, तो ये जो स्टेट चेंजेस हैं किसी भी चीज के, ठोस माया गैस में, किसी भी चीज में, तो ये इरिवर्सिबिलिटी कहलाती है, दोबारा उसी हालत में आना। तो ये बच्चों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म होता है, ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है उसको आप याद रख सकते, आई से तमाम काम हम करेंगे, हम लाएंगे, हम खाएंगे, यानी कि बच्चा हर चीज के लिए अपने आप को पेश करता है, ठीक है। चिल्ड्रन कांट टेक अदर पर्सपेक्टिव इन दिस स्टेज, दूसरों को वो खातिर में नहीं लाते, हर चीज हम करेंगे, हम लाएंगे, हम खाएंगे, हम पिएंगे, वो सब अपने दायरे तक मरकूज रहते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं इगोसेंट्रिज्म, ये बच्चों के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट और एक कंसेप्ट है मजेदार, उसे आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं अपने फैमिली के अंदर, जो कोई भी बच्चे हैं उनके अंदर आपने इस चीज को गौर किया होगा, बस उसको यहाँ पर टर्म दिया गया है। ये चीजें पहले से बच्चों के अंदर होती हैं, आपके घर में भी और हमारे घर में भी। वो है एनिमिज्म, बच्चों के अंदर होता है। एनिमिज्म को हमने उर्दू में समझने के लिए यहाँ पर लिखा है बेजान चीजों को जानदार समझकर बात करना। चलते चलते अगर बच्चे को ठोकर लग जाती है कुर्सी की वजह से, तो बच्चा रोकर कहता है कि मम्मी इस कुर्सी ने मुझे मारा है, और वो कुर्सी को ही दोबारा सजा देने लगता है, मारता है या उसको टच करता है या उससे नाराजगी का इजहार करता है। और कुर्सी से कभी कभी बात भी कर सकता है, किसी भी चीज से, दीवार से टक्कर लगी तो दीवार को हाथ तेरी बोल के बच्चा मारता है। इसे कहते हैं एनिमिज्म। बात समझ में आई। चाइल्ड बिलीव ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग्स एज ए लिविंग थिंग, किसी भी बेजान चीजों को वो जानदार समझकर बात करता है, उसे कहते हैं एनिमिज्म। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में इतनी चीजें होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी के अंदर और एक पॉइंट का इजाफा कीजिए आप, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी, जो यहां पर वीडियो में नहीं है लेकिन हम ऐड कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी किसे कहते हैं कि किसी भी चीज के बीच में रिलेशन को समझना। रिलेशनशिप किसी की भी हो सकती है, अच्छे बुरे की हो सकती है, फैमिली रिलेशनशिप भी हो सकती है, या फिर किसी चीज का दूसरी चीज से क्या ताल्लुक है, तो ये चीजें बच्चों के अंदर नहीं होती, जिसे हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं, ठीक है। और क्या नहीं होता वो भी लिख लीजिए, क्योंकि ये तमाम तर चीजें हम आपको जो बता रहे हैं, रिवर्सिबिलिटी है, एनिमिज्म है, ट्रांजिटिविटी है, और कंजर्वेशन एक है आगे, ये तमाम तर चीजें आगे की स्टेज में होगी, अभी नहीं है, इस स्टेज में बच्चे को नहीं होगी। इसके बाद का जो स्टेज आएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसके अंदर ये तमाम तर चीजें बच्चों के अंदर पाई जाएगी। और एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्वांटिटी, एरिया, वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द फॉर्म ऑफ शेप। कि कोई भी चीज है कि वो शेप के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। मैं मान लीजिए कि एक छोटी सी प्लेट है और ग्लास है, आपने उसमें ग्लास में भी सेम क्वांटिटी डाला है पानी का और प्लेट में भी डाला है, तो बच्चा प्लेट को बड़ा समझेगा, ग्लास को छोटा समझेगा, ठीक है। इस तरह की जो मेजरमेंट है, क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, किसमें छोटा क्या है, किसमें ज्यादा क्या है, कम क्या है, एरिया और शेप के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से,
ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर इस उम्र में नहीं होती, प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होती। ठीक है, हमने इतनी चीजें आपको इसलिए बताए ताकि ये तमाम तर चीजें आप याद रखें कि ये चीजें नहीं होती तो कब होती है। ठीक है, आपको याद रखना है प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है। सिर्फ इतना याद रखना है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, बच्चा लैंग्वेज में सोचता है और बोलने की कोशिश करता है। ठीक है, क्या क्या नहीं होता है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग नहीं होती, इरिवर्सिबिलिटी बच्चों के अंदर नहीं पाई जाती, इगोसेंट्रिज्म बच्चों के अंदर पाया जाता है, एनिमिज्म बच्चों के अंदर पाया जाता है, ट्रांजिटिविटी बच्चों के अंदर नहीं होती, कंजर्वेशन बच्चों के अंदर नहीं होता। इतनी चीजें आपको याद रखना है। अभी उसका 2 से 6 साल का ही उम्र है बच्चे का। उसके बाद जो स्टेप आएगी उसके अंदर ये तमाम तर चीजें पॉजिटिव में आपको पढ़ने की मिलेगी। ठीक है, उसके अंदर हम आपको बता रहे हैं उसके बाद का जो स्टेप है। पहला आपने सेंसरी मोटर देखा, उसके बाद ऑपरेशनल स्टेज में आपने प्री ऑपरेशनल स्टेज देखा, और नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। 6 से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर वो तमाम तर चीजें मुस्बत होगी। अब यहाँ पर बच्चा अगली स्टेज में पहुंच चुका है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात चल रही है, यहाँ पर ज़हनी नशोनुमा की बात चल रही है। अब देखिए यहाँ पर बच्चा 6 से 12 साल का है, मतलब अब ये उसकी स्कूल एज है, बच्चा स्कूल जाने लगा है। बहुत सारी जो चीजें प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर नहीं पाई जाती थी, अब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पाई जाएगी। कौन कौन सी स्टेज है? नंबर 1 लॉजिकल रीजनिंग। हमने देखा प्री ऑपरेशनल स्टेज में थी क्या? ये नहीं थी। अब यहाँ पर बच्चे के अंदर लॉजिकल रीजनिंग बढ़ेगी, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी दोनों चीजें हमने बताया। वहां पर हमने इरिवर्सिबिलिटी देखे, अब यहाँ पर उसी को मेंशन किया गया। दूसरा टर्म है रिवर्सिबिलिटी, यानी किसी चीज का दोबारा उसी हालत में आना। पिघली हुई चीज का पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पानी बनना, पानी का भाप बनकर उड़ जाना, ये बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगा। इसे हम कहेंगे रिवर्सिबिलिटी। ठीक, नेक्स्ट जो चीजें हमने पढ़ ली हैं, ट्रांजिटिविटी को हमने बताया है। तो ट्रांजिटिविटी भी बच्चों के अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट का मतलब आप समझते हैं। ठीक है, ठोस। अब बच्चे के अंदर पुख्तगी आने लगी है, ट्रांजिटिविटी यहाँ पर स्टार्ट होने लगी है। ट्रांजिटिविटी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स। ठीक है, उसे हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं। और एक चीज है क्लासिफिकेशन, उसकी भी एबिलिटी यहाँ पर बच्चे की स्टार्ट होने लगती है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है तज्जिया, बच्चा जो है डिफ्रेंशिएट करने लगता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चा यहाँ पर करना स्टार्ट कर देगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है जो बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी है वो सीरिएशन है। बच्चा तरतीब को समझेगा, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा। ये जो सीरिएशन है जो बच्चे के अंदर पहले प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं थी, वो इंशाअल्लाह अब यहाँ से बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। ये भी हमने देखे कि कंजर्वेशन बच्चे के अंदर नहीं आया था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, अब आने लगा है। कंजर्वेशन क्या होता है वो भी हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एरिया, वॉल्यूम, क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द साइज एंड स्ट्रक्चर एंड शेप। ठीक है, इसकी मिसाल भी हमने आपको दिए थे। कोई भी एक चीज है, ये एक चौड़ा वाला आपके पास मग है और एक लंबा वाला आपके पास जार है। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपने बच्चों को दोनों भी किस्म के लिक्विड ऑफर किया, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो बच्चा क्या समझ रहा था प्री ऑपरेशनल स्टेज में? जबकि दोनों में भी सेम क्वांटिटी डाला आपने प्री ऑपरेशनल स्टेज में, लेकिन बच्चा क्या समझ रहा था कि ये जो जार वाला है वो चाहिए मुझे बड़ा वाला। तो अगर आप उसे प्री ऑपरेशनल स्टेज में कहेंगे नहीं बेटे हमने दोनों के अंदर सेम डाला है, तो बच्चे को उस चीज की समझ नहीं होगी। लेकिन आप कॉन्क्रीट ऑपरेशन में बच्चे को ये चीज, बच्चा इसके अंदर झांक कर देखेगा कि इसके अंदर भी सेम क्वांटिटी है, इसके अंदर भी सेम क्वांटिटी है। अब शेप के हिसाब से बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि क्वांटिटी चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज हुआ तो क्वांटिटी भी चेंज होती है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो क्वांटिटी चेंज होती है। उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन। समझ में आ गया? ये जो स्टेज है
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहलाती है 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए। समझ में आ रहा है? आर यू क्लियर नाउ? ओके। अब इसके बाद की स्टेज है, ये स्टेज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर इसे हम स्कूलिंग प्री स्कूल एज कहते हैं। अब ये जो है अर्ली लेटर चाइल्डहुड है, वो 6 साल से पहले वाला अर्ली चाइल्डहुड था। अब ये 6 से 12 साल तक का जो स्टेज है, डेवलपमेंट का स्टेज है, उसे हम स्कूल एज कहते हैं या लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। अब उसके बाद का जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की लाइफ के लिए, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है उसके अंदर हम एडोलेसेंस कहते हैं, टीन एज कहते हैं। अब यहाँ पर प्री ऑपरेशनल हो गया आपका। ऑपरेशनल के अंदर पहला कौन सा था? प्री ऑपरेशनल। दूसरा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और तीसरा है यहाँ पर फॉर्मल। ये सब ऑपरेशनल के अंदर ही आएगी, ठीक। अब फॉर्मल ऑपरेशन की इब्तिदा जो है वो 12 साल से शुरू होती है, 12 ईयर ऑनवर्ड, ठीक है। अब ये हमने देखा कि ऑलरेडी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज डेवलप हो चुकी हैं। अब फॉर्मल ऑपरेशन के स्टेज ऑपरेशनल के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज है लॉजिकल रीजनिंग डेवलप्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। मुजर्रिद जो चीजें हैं, जो समझ में नजर नहीं ना आने वाली जो चीजें हैं, उनके बारे में बच्चा लॉजिकल सोचता है, ठीक है। बिलीव्स उसके अंदर आते हैं, हमदर्दी के जज्बात बच्चे के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके डिजायर्स आते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। दीज आर द लॉजिकल थिंकिंग अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। सही गलत का वो तस्वुर को समझने लगता है, ठीक है। साथ ही साथ जो दूसरी चीज है वो है जनरल टू स्पेसिफिक थिंकिंग डेवलप्स, जिसे हम कहते हैं डिडक्टिव थिंकिंग, आम से खास की तरफ ये थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप होती है कि बच्चा बहुत सारी जनरल चीजों को आप स्पेसिफिक करने लगता है। आप बच्चा अपनी चॉइस बताता है, अब बच्चा जो है तो अपना इंटरेस्ट बताता है, अपना टेस्ट बताता है, खाने की चीजों में, पहनने की चीजों में, ओढ़ने की चीजों में, अपने फ्रेंड्स के सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। ये तमाम तर चीजें अब यहाँ से 12 साल के बाद बच्चों के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसी के अंदर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, इसको हमने यहाँ पर पैजे के ही स्टेटमेंट में लिखने की कोशिश की है कि पैजे कहते हैं कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग बिकम्स एन इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व्स hypothetical what if situation that are not always rooted in reality, that is counterfactual thinking. This stage era for divergent thinking, creativity and storm. तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल के अंदर हम और अच्छे से समझना है तो वो चीजें हैं कि जिसके बारे में बच्चा सोचने लगता है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा ना होता तो क्या होता। यानी कि डिडक्टिव थिंकिंग, आम से खास की तरफ भी सोचना, खास से आम की तरफ भी सोचना, लॉजिकल सोचना, ठीक है। वजूहात एक मसले पर मुख्तलिफ तरीके से सोचना, उसके सोल्यूशन को मुख्तलिफ तरीके से सोचना, उसे कहते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। समझ में आ रहा है आपके? एबिलिटी टू थिंक साइंटिफिकली। बच्चा अब हर चीज को साइंटिफिकली भी सोचने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। ये तमाम तर चीजें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर शामिल है। और कौन सी चीज इसके अंदर डेवलप होती है वो है ये जो फॉर्मल एरा है, फॉर्मल स्टेज है, तो वो दिस एज इज एरा फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। वो तमाम तर चीजें जो हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर में देखे हैं, जो एडोलेसेंस के एज में होता है, वो तमाम तर चीजें फॉर्मल स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरी स्टेजेस पैजे ने बताई हैं आपको। एक बार फिर आपके सामने उसको रिवीजन हम करके बताएंगे कि आपने क्या क्या देखा है आज। सबसे पहले आपने प्याजे के बारे में देखा है कि जैन प्याजे कहाँ के रहने वाले थे
तो आपको याद होगा हमने शुरुआत में ही कहा कि जैन पैजे जो है वो 6 साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। उन्होंने कौन कौन से कंसेप्ट आपके सामने रखे हैं, वो कंसेप्ट भी आपके सामने। सबसे पहला कंसेप्ट हमने स्कीमा देखा था, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन देखा, अकोमोडेशन देखा, रिवर्सिबिलिटी हमने आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में बताया कि रिवर्सिबिलिटी प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर होती है। इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम भी हमने आपको बता दिया कि अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग जो बच्चा स्कीमा के तस्वुरात को लेकर असिमुलेशन के दौरान करता है, और असिमुलेशन और अकोमोडेशन दोनों मिलाकर अडेप्टेशन होते हैं, ये हम बात हमने आपको बताई है। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमने बता दिया आपको, इगोसेंट्रिज्म भी हमने बता दिए प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। एनिमिज्म भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है कि बच्चा मुर्दा चीज को या बेजान चीज को जानदार समझकर बात करता है। कंजर्वेशन भी हमने इसी स्टेजेस के अंदर देखे हैं। तो सबसे पहले हमने देखे हैं फर्स्ट सेंसरी मोटर जो 0 से 2 साल का होता है, उसमें सेंस ऑर्गन के जरिए बच्चे सीखते हैं। इमिटेटिव बिहेवियर होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। साथ ही साथ जब दूसरी स्टेज शुरू होती है ऑपरेशनल की, उसमें प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन, इन तीनों स्टेप्स को हमने यहाँ पर पेश किया। समझ में आया आपको जैन पैजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस? समझ में आया क्या मिलवा? ठीक है। अब इसके बाद ये जो जॉन पैजे की जो थ्योरी है, इसके कुछ फिजिकल और इंटेलेक्चुअल मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। कि ये जो स्टेजेस हैं जो पैजे ने बताई है, तो उसके फायदे क्या है और उसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम के अंदर या फिर एजुकेशन इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें, जिसे उर्दू में कहते हैं कि तालीमी इतलाफ क्या होता है, ठीक है, इस थ्योरी का तालीमी इतलाफ क्या होता है। तो ये बात दो तीन चीजें हमारे सामने हैं कि पहली चीज ये है कि ये जो थ्योरी है हमें ब्रॉड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव फराहम करती है। इस थ्योरी ने बच्चे की 0 से लेकर के 12 साल के उम्र के बच्चों को कवर किया, उनके पूरे डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैजे ने एजुकेशन सिस्टम को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के तनाजुर में बेटर करिकुलम डिसाइड करने के लिए, बेटर सिलेबस डिसाइड करने के लिए ब्रॉड कंसेप्ट फ्राहम किया। बड़ा ब्रॉड थिंकिंग एजुकेशनिस्ट को और इंस्टीट्यूट्स को, सिलेबस बनाने वालों को, पॉलिसी बनाने वालों को ब्रॉड थिंकिंग दी। दूसरी चीज हम ये बता सकते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि 0 से लेकर 12 साल तक बच्चों का डेवलपमेंट बता दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि उसने किसी भी किस्म के, किसी भी स्टेप, किसी भी एज वाले स्टूडेंट को यहाँ पर स्किप नहीं किया, तमाम उम्र के बच्चों को उसने शामिल किया, यानी कि हर उम्र के बच्चे, किसी भी उम्र का बच्चा यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट से महरूम नहीं रहा, सब बता दिया उसने, ठीक। और एक चीज इसके अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं कि इसने ये बताया कि चिल्ड्रन लर्न फास्टर इफ वी प्रोवाइड कॉन्क्रीट मटेरियल टू वर्क विद। अगर हम ठोस इकदाम करते हैं, ठोस मटेरियल से बच्चों को लर्निंग के मौके फराहम करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के, उनको एक्सपीरियंस के जरिए बच्चों को हम मौके फराहम करते हैं, तो उनकी लर्निंग मोर फास्टर होगी, ठीक है। और एक जो चीज आप लिख लीजिए कि बच्चों को जिस तरह उसने ट्रीट करने के लिए कहा, एडवाइस किया, अपील किया, कि उसने कहा कि बच्चों को डिस्कवरर के तौर पर आपको ट्रीट करना है, चाइल्ड एज ए डिस्कवरर एंड टीचर एज ए फैसिलिटेटर। ये आपने बारहा पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक चीज को आखिरी में इस चीज को आप याद रखिए, पैजे वॉन्ट्स और पैजे अपील टू द टीचर्स टू ट्रीट द चिल्ड्रन एज ए डिस्कवरर। बच्चे पैदा फितरी तौर पर उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, बच्चों के अंदर नेचुरली, बच्चों के अंदर डिस्कवरी की सोच होती है, वो जानना चाहते हैं हर चीज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर को एंजाइटी में मुब्तला नहीं होनी चाहिए, नाराजगी का इजहार नहीं करना चाहिए, वो तमाम तर चीजें वो टीचर से भी अपील करते हैं। समझ में आ गया डैन पैजे? इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड में
इसके बाद का चैप्टर लेंगे, इसके बाद का टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जो लोग ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो इस कॉन्टैक्ट नंबर से रब्ता कायम कर सकते हैं, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी जो लोग सीटेट दे रहे हैं उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.